नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ, खुश और रोमांच के लिए तैयार हैं। आज हम लेकर आए हैं थाक के नरभक्षी की कहानी का तीसरा और अंतिम भाग, वो हिस्सा जहां शिकारी और शिकारी के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस आखिरी अध्याय को, जहां साहस, धैर्य और किस्मत की असली परीक्षा होती है। मुझे पूरा विश्वास था कि चाहे रात को बाघिन कहीं भी भटकती हो, उसका असली ठिकाना ठाक ही है। इसलिए दोपहर को 2 बकरियों और अपने 4 साथियों को लेकर मैं ठाक के लिए निकल पड़ा। जैसा कि पहले बताया है, चूका से ठाक जाने वाला रास्ता एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी पर चढ़ता है। ठाक से करीब 1/4 मील पहले यह रास्ता पहाड़ी की धार छोड़कर सपाट जमीन पर उतरता है, जो सीधे आम के पेड़ तक फैली है। इस सपाट हिस्से पर रास्ता घनी झाड़ियों से होकर गुजरता है और 2 संकरे नालों को पार करता है, जो आगे जाकर मुख्य नाले से मिलते हैं। इन्हीं 2 नालों के बीच और उस पेड़ से 100 गज की दूरी पर, जिसमें मैं पिछली 2 रातें बैठा था, एक विशाल बादाम का पेड़ है। यही मेरा ठिकाना तय था। रास्ता इस पेड़ के नीचे से ही गुजरता था और मुझे लगा कि यदि मैं पेड़ की आधी ऊंचाई तक चढ़ जाऊं तो न सिर्फ दोनों बकरियां दिखेंगी, जिनमें से एक को मैंने मुख्य नाले के किनारे और दूसरी को दाहिनी ओर पहाड़ी के नीचे बांधने का निश्चय किया था, बल्कि मरा हुआ भैंसा भी नजर आएगा। इन तीनों जगहों पर नजर रखने के लिए मैंने अपनी सटीक 275 राइफल भी साथ रखी थी और साथ में आपात स्थिति के लिए 450/400 राइफल भी ली थी। यह आखिरी दिन की चढ़ाई बेहद कठिन साबित हो रही थी। मैं अभी उस जगह पहुंचा ही था जहां से रास्ता पहाड़ी की धार छोड़कर सपाट जमीन पर उतरता है कि अचानक बाघिन ने करीब 150 गज बाईं ओर से आवाज लगाई। जमीन घने झाड़ियों और लताओं से ढकी हुई थी। बीच बीच में गहरी खाइयां और विशाल चट्टानें थीं। शिकार करने के लिए बेहद कठिन इलाका। अब यह जानना जरूरी था कि बाघिन लेटी हुई है, जैसा कि दोपहर का समय होने से संभव था, या फिर चल रही है, और यदि हाँ तो किस दिशा में। मैंने अपने साथियों को चुपचाप बैठा दिया और ध्यान से सुना। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई। इस बार वह करीब 50 गज आगे बढ़ चुकी थी और मुख्य नाले से होते हुए ठाक की ओर जा रही थी। ये मेरे लिए उत्साहजनक था, क्योंकि वह पेड़ जहां मैं बैठने वाला था, नाले से सिर्फ 50 गज की दूरी पर था। मैंने साथियों को पूरी तरह चुप रहने और मेरे पीछे पीछे चलने का इशारा किया। अब हमें लगभग 200 गज और जाना था। आधी दूरी तय कर चुके थे कि अचानक रास्ते के दोनों ओर की घनी झाड़ियों से एक झुंड काली तीतरों का शोर मचाते हुए उड़ गया। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठकर कुछ देर तक रास्ता ताकता रहा, लेकिन कुछ न हुआ। फिर हम सावधानी से आगे बढ़े और बिना किसी और घटना के उस पेड़ तक पहुंच गए। फुर्ती और चुपचाप एक बकरी को नाले के किनारे और दूसरी को पहाड़ी के नीचे बांधा गया। उसके बाद मैंने साथियों को गांव की खेती वाली जमीन के किनारे पहुंचाकर कहा कि वे मुखिया के घर की ऊपरी ओसारी में तब तक रहें जब तक मैं उन्हें बुलाऊं। और फिर मैं भागकर पेड़ के पास आया, 40 फीट ऊपर चढ़ गया और रस्सी से राइफल ऊपर खींच ली। अब अपनी जगह से मुझे दोनों बकरियां साफ दिख रही थीं।
एक 70 गज और दूसरी 60 गज की दूरी पर साथ ही मरे हुए भैंसे का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा था। 275 राइफल की सटीकता पर मुझे पूरा भरोसा था कि यदि बाघिन कहीं भी इस इलाके में दिखी तो मैं उसे मार गिरा सकता हूं। दोनों बकरियां, जिन्हें मैंने अपनी पिछली यात्रा में खरीदा था, तब से हमेशा साथ ही रही थी। अब जब उन्हें अलग अलग बांध दिया गया तो वे झोर झोर से एक दूसरे को पुकार रही थीं। सामान्य परिस्थिति में बकरी की आवाज 400 गज दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन यहाँ हालात सामान्य नहीं थे। बकरियां पहाड़ी की ढलान पर बंधी थीं और तेज हवा नीचे की ओर बह रही थी। इसलिए अगर बाघिन मेरी सुनवाई के बाद भी इधर उधर चली गई होती, तब भी उसके लिए उन बकरियों की आवाज न सुन पाना असंभव था। और अगर वह सचमुच भूखी थी, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास था, तो मेरे लिए निशाना साधने का अच्छा अवसर मिल सकता था। पेड़ पर बैठे मुझे 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक एक काकड़ ने उस जगह पर आवाज लगाई जहां से कुछ देर पहले तीतर उड़कर निकले थे। 1-2 मिनट के लिए मेरी उम्मीदें आसमान छूने लगीं, लेकिन फिर ढह गईं, क्योंकि काकड़ ने केवल 3 बार आवाज की और आखिर में उसकी ध्वनि सवालिया लहजे में बदली। साफ था कि झाड़ियों में कोई सांप था, जिसे न तो काकड़ पसंद कर रहा था और न ही तीतर। मेरी बैठने की जगह असुविधाजनक नहीं थी और धूप भी हल्की सी गर्माहट दे रही थी। इसलिए अगले 3 घंटे मैं बिना किसी परेशानी के पेड़ पर ही बैठा रहा। मगर शाम 4 बजे जब ठाक के ऊपर ऊंची पहाड़ी के पीछे सूरज ढल गया, तो हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। 1 घंटे तक तो मैंने ये ठंड झेली, लेकिन फिर हार माननी पड़ी। ठंड के कारण बुखार जैसा दौरा पड़ गया था, और अगर अब बाघिन सामने भी आ जाती तो मैं उस पर निशाना नहीं लगा पाता। मैंने रस्सी से बंधी बंदूक नीचे उतारी, खुद भी पेड़ से उतरा और खेतों की मेड़ तक जाकर अपने साथियों को बुलाया। मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने असफलता की उस उदासी को महसूस न किया हो, जब मनुष्य किसी काम में पूरी कोशिश करने के बावजूद सफल नहीं हो पाता। किसी थकाऊ दिन के बाद अगर चकोर से भरी थैली हो तो वापसी का रास्ता आसान लगता है, लेकिन वही रास्ता खाली हाथ लौटते समय कितना बोझिल हो जाता है, ये केवल वही जानता है जिसने उसे पार किया हो। और अगर केवल चकोर का शिकार न मिल पाने से ऐसा मन टूट सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस गहरी मायूसी की जो उस शाम मुझे घेरे हुए थी। जब मैं साथियों को बुलाकर बकरियां खोल चुका और शिविर की ओर 2 मील के पैदल सफर पर निकला, तो मन जानता था कि यह असफलता केवल एक दिन की कोशिश का नतीजा नहीं थी और न ही केवल चंद पंछियों का शिकार छूट गया था। 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक और फिर 24 से 30 नवंबर तक मैं नरभक्षी के पीछे लगा रहा था। जो लोग कभी इस डर में जिए हैं कि अगले ही पल बाघ के दांत उनकी गर्दन में धंस सकते हैं, वही समझ सकते हैं कि ऐसे दिनों और हफ्तों ने नसों पर कितना गहरा असर डाला होगा। और यहाँ मेरा शिकार कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि नरभक्षी था। उसे न मार पाना उस पूरे इलाके के हर व्यक्ति को गंभीर रूप से प्रभावित करता। जंगलों में काम पहले ही बंद हो चुका था और जिले के सबसे बड़े गांव की पूरी आबादी अपना घर छोड़ चुकी थी। हालात पहले से ही बुरे थे और अगर नरभक्षी को न मारा गया तो और बिगड़ते ही जाते, क्योंकि मजदूर हमेशा काम बंद नहीं रख सकते थे, न ही आसपास के गांवों के लोग अपने घर और खेती छोड़कर भाग सकते थे।
जैसा कि ठाक के कुछ संपन्न लोगों ने कर दिखाया था। बाघिन को इंसानों से डरने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कब की समाप्त हो चुकी थी। इसका प्रमाण उसके वे भयावह कृत्य थे। खेत में आम बटोरती लड़की को कई पुरुषों की मौजूदगी के बावजूद उठा ले जाना, घर के दरवाजे पर खड़ी स्त्री को मौत के घाट उतार देना, गांव के बीचों बीच पेड़ पर बैठे आदमी को घसीट कर ले जाना और ठीक पिछली रात हजारों आदमियों को खामोश करने की उसकी दुस्साहसी हरकत। और मैं, जो अच्छी तरह जानता था कि नरभक्षी की मौजूदगी का मतलब क्या होता है, केवल स्थायी निवासियों के लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए भी जो तराई के बाजारों या पुनःगिरी मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों से गुजरते थे, अपने शिविर की ओर लौट रहा था। वह भी उस दिन जिसे मैंने दूसरों से वादा किया था कि यह नरभक्षी का पीछा करने का मेरा अंतिम दिन होगा। यह सोच ही मेरे मन में ऐसी गहरी मायूसी भर रही थी कि लगा यह पीड़ा उम्र भर साथ रहेगी। उस क्षण मैं बड़ी खुशी से अपने 32 वर्षों के नरभक्षी शिकार के सारे सफल अनुभवों का सौदा उस बाघिन पर केवल एक शांत निशाने के बदले कर देता। मैंने आपको केवल उन कुछ प्रयासों का जिक्र किया है जो 7 दिन और 7 रातों के दौरान किए थे, मगर यह सारे प्रयास नहीं थे। मुझे पूरा यकीन था कि मैं लगातार देखे और पीछा किए जा रहा हूँ। जब भी मैं ठाक और अपने शिविर के बीच के 2 मील लंबे जंगल से गुजरता, तो अपने जीवन भर के जंगल के अनुभवों और सारी चालाकियों का इस्तेमाल करता ताकि बाघिन को चकमा दे सकूं। मेरी निराशा गहरी थी, मगर दिल से महसूस करता था कि यह असफलता मेरी किसी गलती या लापरवाही का परिणाम नहीं थी। जब मेरे साथी वापस आकर मिले तो उन्होंने बताया कि काकड़ के भौंकने के करीब 1 घंटे बाद उन्होंने बाघिन की पुकार दूर से सुनी थी, मगर दिशा का ठीक अंदाजा नहीं लगा सके। साफ था कि बाघिन को न तो बकरियों में दिलचस्पी थी और न ही भैंसों में। फिर भी यह असामान्य था कि दिन के उस समय वह उस इलाके को छोड़कर कहीं और निकल जाए जहां वह पूरी तरह से परिचित और सुरक्षित महसूस करती थी। संभव है कि कोई ऐसी आवाज उसे अपनी ओर खींच ले गई हो जिसे न मैंने सुना और न मेरे आदमियों ने। परंतु जैसा भी हो, यह निश्चित था कि वह वहां से जा चुकी थी, और जब मेरे पास करने को अब कुछ शेष न था, तो थकान से चूर होकर मैं शिविर की ओर पैदल चल पड़ा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, ढाक से 1/4 मील पहले वह पगडंडी उस रिज से मिलती है जो नीचे जाकर चूका तक उतरती है। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां रिज केवल कुछ फुट चौड़ा है और जहां से लधिया नदी तक उतरती 2 बड़ी घाटियों का दृश्य मिलता है, तभी मैंने घाटी के उस पार बाघिन की आवाज 2 बार सुनी। वह कुमाया चाक से कुछ ऊपर और बाईं ओर थी और कोट किंद्री रिज से कुछ 100 गज नीचे, जहां काम करने वाले लोगों ने अपने लिए घास फूस की झोपड़ियां बनाई थीं। मेरे सामने एक अवसर था, निस्संदेह कठिन, निराशाजनक और अत्यंत जोखिम भरा। फिर भी यह एक अवसर था, और शायद आखिरी अवसर। सवाल यह था कि क्या मैं इसे आजमाने के लिए उचित ठहराया जा सकता हूं या नहीं। पेड़ से नीचे उतरने के बाद मेरे पास अंधेरा होने से पहले शिविर लौटने के लिए केवल 1 घंटा बचा था। यह क्योंकि यदि मैं यह अवसर लेता तो 5 आदमियों की जिंदगी उस पर निर्भर हो जाती। बाघिन 1 मील दूर थी और बीच का रास्ता घने जंगल,
विशाल चट्टानों और गहरी नालियों से भरा हुआ था, जिसे वह आधे घंटे में आसानी से पार कर सकती थी, अगर वह आना चाहती। सवाल यह था कि क्या मुझे उसे पुकारने का साहस करना चाहिए। यदि मैंने पुकारा और उसने सुन लिया और वह रोशनी रहते आई और मुझे निशाना साधने का मौका दिया, तो सब कुछ ठीक हो जाता। मगर यदि वह आई और मुझे निशाना साधने का अवसर न दिया, तो हम में से कुछ लोग शिविर तक जिंदा नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें लगभग 2 मील घने जंगल से होकर जाना था, जहां कहीं विशाल चट्टानें थीं और कहीं कांटेदार झाड़ियां। अपने आदमियों से सलाह लेना बेकार था, क्योंकि उनमें से किसी ने पहले कभी जंगल नहीं देखा था। अतः फैसला मुझे ही करना था। मैंने ठान लिया, बाघिन को पुकारूंगा। मैंने अपनी बंदूक एक आदमी को थमा दी और उसके पुकारने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसकी आवाज घाटी में गूंजी, मैंने दोनों हाथ मुंह पर रखे और पूरी ताकत से फेफड़ों को भरकर जवाबी पुकार दी। कुछ ही क्षणों में उसकी पुकार लौट आई और फिर कई मिनट तक पुकार और जवाब का सिलसिला चलता रहा। यह साफ था कि वह आ रही है। वास्तव में चल भी पड़ी थी, और अगर वह रोशनी रहते पहुंची तो पूरा फायदा मेरे पक्ष में होता, क्योंकि जमीन चुनने का अधिकार मेरे हाथ में था। नवंबर का महीना बाघों के प्रजनन का समय होता है। यह भी स्पष्ट था कि वह पिछले 48 घंटों से जंगल में संगी की तलाश में भटक रही थी, और अब जब उसने एक बाघ की पुकार समझकर मेरी आवाज सुनी, तो समय कहुआए बिना आने लगी। रिज से 400 गज नीचे रास्ता 50 गज तक सपाट जमीन पर चलता था। इसी सपाट हिस्से के दाहिने सिरे पर रास्ता एक बड़ी चट्टान को छूते हुए अचानक ढलान में बदल जाता और तीखे मोड़ों से नीचे की ओर चला जाता। मैंने तय किया कि इसी चट्टान पर बाघिन से सामना करूंगा। वहां जाते हुए मैंने कई बार पुकारा ताकि उसे लगे मैं अपनी जगह बदल रहा हूं और उससे संपर्क भी बना रहे। अब आप जमीन की तस्वीर अपने मन में साफ बना लीजिए। कल्पना कीजिए एक आयताकार जमीन की, 40 गज चौड़ी और 80 गज लंबी, जिसका अंत एक खड़ी चट्टान में होता है। ठाक से उतरता रास्ता इसके दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और बीच से 25 गज तक जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर पूरब की ओर बाहर निकल जाता है। जहां रास्ता इस सपाट जमीन से बाहर निकलता है, वहां 4 फुट ऊंची एक चट्टान है। इस मोड़ से थोड़ा आगे 3-4 फुट ऊंची पत्थर की एक रिज शुरू होकर उत्तर की ओर जाती है और खड़ी चट्टान पर समाप्त होती है। इस नीची रिज के रास्ते की ओर घनी झाड़ियां हैं, जो 4 फुट ऊंची चट्टान से केवल 10 फुट की दूरी पर आकर रुक जाती हैं। बाकी जमीन पर पेड़, इधर उधर झाड़ियां और घास उगी हुई है। मेरा इरादा था कि रास्ते पर चट्टान के किनारे लेटकर बाघिन पर गोली चलाऊं, लेकिन जब मैंने इस स्थिति को आजमाया तो पाया कि मैं उसे केवल तभी देख पाऊंगा जब वह 2-3 गज की दूरी पर होगी, और तब वह मुझे चट्टान के चारों ओर से या बाईं ओर की झाड़ियों से आकर बिना दिखे दबोच सकती थी। चट्टान के उस ओर, जहां से मैंने उम्मीद की थी कि बाघिन आएगी, एक संकरी निकली हुई धार थी। बगल से बैठकर मैंने पाया कि मैं अपने शरीर का थोड़ा हिस्सा उस पर टिकाकर बैठ सकता हूं। बायां हाथ चट्टान पर टिकाया, दाहिना पैर पूरी तरह फैलाया और उंगलियों को जमीन से छुआकर किसी तरह संतुलन बना लिया। मैंने अपने आदमियों और बकरियों को अपने ठीक पीछे मुझसे 10-12 फुट नीचे जगह दी। अब मंच तैयार था बाघिन के स्वागत के लिए। इन तैयारियों के दौरान वह 300 गज की दूरी तक आ चुकी थी।
मैंने आखिरी बार उसे दिशा देने के लिए पुकारा और फिर पीछे मुड़कर देखा कि मेरे आदमी ठीक हैं या नहीं। सामान्य परिस्थिति में इन आदमियों की हालत शायद हास्यास्पद लगती, पर यहाँ दृश्य अत्यंत दुखद था। वे चारों आदमी छोटे से घेरे में बैठे थे, घुटने पेट से सटे हुए और सिर एक दूसरे से टिकाए हुए। बकरियां उनके बीच दुबकी हुई थीं। उनके चेहरे पर वह गहन प्रतीक्षा का भाव था, जैसा बड़े तोप के गोले चलने से पहले दर्शकों के चेहरों पर दिखाई देता है। रिज से बाघिन की पुकार सुनने के बाद से अब तक उन चारों ने और न ही बकरियों ने कोई आवाज नहीं निकाली थी, सिवाय एक दबे से खांसने के। डर से उनका खून सूख चुका होगा, और होना भी चाहिए था। फिर भी मैं उन चारों को सलाम करता हूं कि उन्होंने वह साहस दिखाया जिसकी कल्पना भी मैं उनकी जगह होता तो न करता। 7 दिनों तक उन्होंने उस खूंखार बाघिन की दहला देने वाली कहानियां सुनी थीं, जिसने उन्हें पिछली 2 रातों से सोने नहीं दिया था। और अब जब अंधेरा उतर रहा था, वे निहत्थे बैठे थे, ऐसी जगह जहां से उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता था, और नरभक्षी की आवाज सुनते जा रहे थे, जो हर पल करीब आती जा रही थी। इससे बड़ा साहस और आस्था शायद सोची भी नहीं जा सकती। मेरा अपना हाल भी आसान न था। बाएं हाथ से मैं चट्टान पर मुश्किल से टिककर बैठा था, इसलिए बंदूक को थामना कठिन हो रहा था। डर था कि कहीं बंदूक गोल चट्टान पर से फिसल न जाए। मैंने रुमाल मोड़कर उसके नीचे रखा ताकि संभल सके, लेकिन चिंता इस बात की भी थी कि इस अजीब स्थिति में बंदूक चलाने पर उसका जोरदार झटका, रिकॉइल, मुझे कहां पहुंचा देगा। मेरी बंदूक रास्ते पर तनी थी, जहां 20 फुट दूर एक उभार था। इरादा था कि जैसे ही बाघिन उस उभार के ऊपर दिखाई दे, सीधे उसके चेहरे पर गोली दाग दूं। लेकिन बाघिन ने उम्मीद के मुताबिक रास्ता नहीं पकड़ा। उसने गहरी खाई पार की और सीधी मेरी आखिरी पुकार की दिशा में 1 बजे की सुई जैसी तिरछी दिशा से आती चली आई। इस चाल ने हम दोनों के बीच नीची चट्टान डाल दी, जिसके उस पार मैं उसे देख नहीं सकता था। उसने मेरी पुकार का स्थान तो सटीक पकड़ा, पर दूरी का अंदाजा गलत लगाया। वहां मुझे न पाकर वह पागलपन की हद तक गुस्से में आ गई। आप बाघिन के इस उन्माद का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक बार मेरे घर से कुछ मील दूर एक बाघिन ने पूरे हफ्ते तक सार्वजनिक सड़क बंद कर दी थी। उस पर चलने वाली हर चीज पर हमला किया, यहाँ तक कि ऊंटों की कतार पर भी, जब तक उसका संगिनी उसके पास न आ गया। करीब से अंधेरे में अदृश्य बाघिन की निरंतर पुकार से ज्यादा नसों को तोड़ने वाली आवाज और कोई नहीं हो सकती। मेरे आदमियों की हालत क्या हुई होगी सोचकर ही डर लगता था। अगर वे घबराकर चीखते हुए पहाड़ी से नीचे भाग पड़ते तो मुझे आश्चर्य न होता, क्योंकि मैं खुद, जबकि कंधे पर अच्छी बंदूक टिकी थी, गाल पर उसकी नली लगी थी, चीख पड़ने जैसा महसूस कर रहा था। और इस सबसे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि रोशनी तेजी से ढल रही थी। 10-15 सेकंड और मैं बंदूक की साइट्स भी नहीं देख पाता। तब हम नरभक्षी और संगिनी खोजती बाघिन दोनों के रहमो करम पर होते। कुछ न कुछ तुरंत करना ही था। अब वह इतनी नजदीक थी कि हर बार पुकारने से पहले उसके फेफड़ों में भरती सांस की आवाज मैं साफ सुन सकता था। और जब उसने फिर सांस भरी तो मैंने भी वैसा ही किया और दोनों ने साथ ही दहाड़ लगाई। असर तत्काल और चौंकाने वाला था। बिना जरा भी रुके वह सूखे पत्तों पर तेज कदमों से चलती हुई नीची रिज पार कर सामने की झाड़ियों में आ गई।
और जब मैं सोच ही रहा था कि वह सीधे मुझ पर चढ़ आएगी, अचानक रुक गई। अगले ही पल उसकी गहरी गरजती पुकार मेरे चेहरे पर आ टकराई। अगर सिर पर टोपी होती तो उड़ जाती। एक क्षण की चुप्पी, फिर उसके तेज कदमों की आवाज। दो झाड़ियों के बीच से उसकी झलक मिली और फिर वह सीधे खुले मैदान में आकर मेरे सामने आकर ठिठक गई। किस्मत का खेल देखिए, उसके 6 कदम दाईं ओर पड़ते ही वह ठीक उसी बिंदु पर आ गई जहां मेरी बंदूक तनी थी। अगर वह पिछली दिशा में ही बढ़ती रहती तो यह कहानी यदि लिखी भी जाती कुछ और अंत रखती, क्योंकि उस हालत में न तो बंदूक मोड़ पाना संभव था और न ही एक हाथ से उठाकर चला पाना। बाघिन इतनी पास थी और रोशनी इतनी कम कि मुझे उसके चेहरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी पहली गोली उसकी दाईं आंख के नीचे लगी और दूसरी, जो लगभग अनजाने में चल गई, उसके गले में धंस गई। वह चट्टान से आकर नाक टिकाकर ढेर हो गई। दाईं नली की तेज मार ने मुझे चट्टान से गिरा दिया और बाईं नली का झटका, जो हवा में चल गई थी, मेरी ठोड़ी पर लगा और मुझे उल्टा घुमाता हुआ सीधे आदमियों और बकरियों के ऊपर पटक दिया। एक बार फिर मैं उन चारों को सलाम करता हूँ, यह जानते हुए भी कि अगले ही पल बाघिन उनके ऊपर गिर सकती थी। उन्होंने मुझे पकड़ा, चोट से बचाया और मेरी बंदूक टूटने से भी। मानव और बकरियों की टांगों के उलझाव से खुद को छुड़ाने के बाद मैंने उस आदमी से अपनी 275 राइफल ली जो उसे थामे हुए था। मैंने मैगजीन में कारतूस भरे और 5 गोलियां दाग दी जो घाटी के पार सरडा नदी को लांघती हुई नेपाल की ओर गूंज उठी। 2 गोलियां सुनकर आसपास की घाटियों और गांवों में बैठे हजारों लोग कुछ भी समझ सकते थे, लेकिन उन्हीं 2 गोलियों के बाद 5 और गोलियां, जो ठीक 5-5 सेकंड के अंतर पर चली, केवल एक ही संदेश देती थी, आदमखोर मर चुका है। पहली बार जब हमने उस बाघिन को चट्टान से पुकारते सुना था, तभी से मैंने अपने आदमियों से एक शब्द तक नहीं कहा था। अब जब मैंने उन्हें बताया कि बाघिन मर चुकी है और डरने की कोई वजह नहीं रही, तो वे मेरी बात समझ ही नहीं पाए। मैंने उनसे कहा कि वे जाकर खुद देख लें, जब तक मैं एक सिगरेट जलाता हूं। वे धीरे धीरे चट्टान पर चढ़े, पर आगे नहीं बढ़े, क्योंकि बाघिन दूसरी ओर पड़ी थी। उस रात जब हम कैंप फायर के चारों ओर बैठे थे और ये लोग अपनी दास्तानें श्रोताओं को सुनाते थे, तो उनकी कहानी अक्सर इस वाक्य पर खत्म होती, और फिर वह बाघिन जिसकी दहाड़ ने हमारा जिगर पानी कर दिया था, साहब के सिर पर झपटी, उन्हें हम पर गिरा दिया। और अगर भरोसा नहीं तो उनके चेहरे की सूजन देख लो। चेहरे पर लगी उस चोट ने कई दिन तक मुझे दूध का आहार अपनाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही एक पेड़ काटकर बाघिन को उस पर बांधा गया, लड़िया घाटी और आसपास के गांवों में अलाव और मशालें जलने लगी। मेरे 4 साथी बाघिन को कैंप तक पहुंचाने का सम्मान पाना चाहते थे, पर यह काम उनके बस का नहीं था। मैं उन्हें वहीं छोड़ मदद लाने निकल पड़ा। दिन में इस रास्ते पर मैं कई बार हथियार लेकर चला था, लेकिन अब अंधेरे में बिना हथियार, सिर्फ इस डर के साथ चल रहा था कि कहीं गिर न पड़ूं। सच कहें तो जैसे बड़े दर्द के अचानक खत्म होने पर सबसे बड़ा सुख मिलता है, वैसे ही बड़े भय के समाप्त होने पर भी अपार आनंद मिलता है। सिर्फ 1 घंटा पहले इन गांव वालों को घर से निकालने के लिए हाथियों की जरूरत पड़ती, और अब वही लोग गाते चिल्लाते टोलियों में थाक जाने वाले रास्ते पर उमड़ पड़े थे। कुछ लोग बाघिन को ढूंढने गए और बाकी मेरे साथ हो लिए। बार बार रुकना पड़ता ताकि हर नया झुंड आकर अपनी कृतज्ञता जाहिर कर सके।
इस वजह से बाघिन उठाकर लाने वाला दल हमसे आ मिला और हम सब मिलकर गांव में दाखिल हुए। उस रात चूका गांव में जो स्वागत हुआ और जो नज़ारे मैंने देखे, उन्हें शब्दों में उतार पाना मेरे बस की बात नहीं। भूसे का ढेर बिछाकर उस पर बाघिन को रखा गया और पास में बहकर आए सूखे लकड़ियों से विशाल अलाव जलाया गया। आधी रात को मेरे नौकर ने गांव के मुखिया और कुंवर सिंह की मदद से भीड़ को समझाया कि वे अगली सुबह तृप्त हो सकेंगे, अब घर लौट जाएं। जाते समय थाक का मुखिया मुझे आश्वासन दे गया कि सुबह वह गांव वालों को उनके घर वापस लौटने की खबर दे देगा। उसने ऐसा किया भी और 2 दिन बाद गांव पूरी तरह आबाद हो गया और तब से अब तक शांति बनी हुई है। उस रात भोजन के बाद मैंने कुंवर सिंह से कहा कि घर वक्त पर पहुंचने के लिए मुझे सुबह ही निकलना होगा और वह लोगों को ये बात समझा दे। उसने वादा किया और मैंने बाघिन की खाल उतारने का काम शुरू किया। जेब चाकू से बाघिन की खाल उतारना लंबा और कठिन काम था, पर इससे जानवर की बारीकी से जांच का मौका मिला और खासकर यह समझने का कि आखिर वह बाघिन आदमी खोर क्यों बनी। बाघिन अपेक्षाकृत युवा थी और बिल्कुल उसी स्वस्थ अवस्था में थी जैसी कि प्रजनन ऋतु की शुरुआत में किसी भी बाघिन से अपेक्षित होती है। उसकी गहरी सर्दियों वाली खाल बिल्कुल निर्दोष और चमकदार थी। मेरे द्वारा दिए गए भोजन को लगातार अस्वीकार करने के बावजूद उसका शरीर चर्बी से ढका हुआ था। उसके शरीर पर 2 पुराने गोली के घाव थे, जिनका कोई निशान बाहर से दिखाई नहीं देता था। बाएं कंधे पर उसे देशी बंदूक की छर्रों से लगी चोट संक्रमित हो गई थी और जब यह घाव भरा तो एक बड़े हिस्से पर त्वचा स्थायी रूप से मांस से चिपक गई। इस चोट ने उसे कितना अपंग कर दिया था यह कहना कठिन था, पर इतना स्पष्ट था कि घाव को भरने में बहुत समय लगा और यही कारण हो सकता है कि वह नरभक्षी बन गई। दूसरा घाव दाएं कंधे पर था। यह भी छर्रों से हुआ था, किंतु यह बिना संक्रमण के भर गया था। ये दोनों घाव जो उसे नरभक्षी बनने से पहले लगे थे, पर्याप्त कारण थे कि वह उन मानव या अन्य शिकारों पर दोबारा न लौटी जिनके पास मैं घंटों प्रतीक्षा करता रहा। बाघिन की खाल उतारने के बाद मैंने स्नान किया और कपड़े बदले। यद्यपि मेरा चेहरा अब भी सूजा और दर्द से भरा हुआ था और मेरे सामने 20 मील का कठिन मार्ग था, फिर भी मैं चूका से ऐसे निकला मानो पंख लग गए हों, जबकि घाटी और उसके आसपास के हजारों लोग निश्चिंत नींद सो रहे थे। इस प्रकार वे जंगल की कहानियां समाप्त होती हैं जिन्हें सुनाने का मैंने संकल्प लिया था और साथ ही मेरे नरभक्षी शिकार जीवन का भी लगभग अंत आ गया। मैंने ये लंबा दौर जिया है और स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि अपने पैरों पर चलता हुआ लौटा, न कि थाक गांव के उस व्यक्ति की तरह चारपाई पर उठाकर लाया गया। कई बार जीवन मात्र एक धागे पर टिका रहा और कई अवसरों पर खाली जेब और बीमारियों ने राह कठिन बनाई, किंतु यदि मेरे शिकार ने एक भी मानव जीवन बचाया है तो मैं अपने को पूरी तरह धन्य मानता हूं। तो दोस्तों, ये था थाक नरभक्षी की दहला देने वाली कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद है आपको ये कहानी रोमांचक लगी होगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अपनी प्यारी सी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि अगली कहानियां हम और भी शानदार बना सकें। अंत में अपने और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।